नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इंडी गठबंधन ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी ये हाल कर देंगे कि ना रोते बनेगा और ना चुप रहते बनेगा। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने किया क्या। तो उसको जानने से पहले इसको जान लेते हैं कि दरअसल इंडी गठबंधन ने क्या किया नरेंद्र मोदी के अश्वमेध यज्ञ के रथ को रोकने के लिए। देखिए, 3 तरह की घेरेबंदी हुई कि नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए। अब यह अलग बात है कि ये 2024 सोच रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने 2047 का खाका खींच रखा है। लेकिन ये बात उनको कहां से समझ में आएगी जो ये मानकर चलते हैं कि नहीं, हम सामने वाले की लकीर मिटाकर अपनी लंबी करेंगे। और यहीं पर ये लोग मात खा गए। कैसे? देखिए, एक योजना ये बनी कि कोर्ट के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। दूसरी योजना इनकी ये रही कि एक गठबंधन बनाया जाए और उस गठबंधन के सहारे 450 सीटों पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को चुनौती दी जाए। और तीसरी योजना ये रही कि उत्तर में अब भाजपा जो है सैचुरेशन में पहुंच गई है और दक्षिण की तरफ ये बढ़ना चाहती है। दक्षिण में 130 सीटें हैं, तो उस दक्षिण में भाजपा की दाल न गलने दी जाए। तो ये 3 योजना बनी, जिसमें अगर हम बात करें कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में जो कवायद शुरू हुई उसमें पहला इनका टेस्ट रहा पेगासस का। वो टेस्ट इनका फेल हो गया, नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला। और बड़ी चीज आप देखिए, जिन लोगों ने पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उसमें से कई एक रहे जिन्होंने कहा कि हमने अपने फोन में पेगासस पाया जब इसका टेस्ट करवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट वो नहीं रख पाए कि हमारे फोन में पेगासस है। तो इस मोर्चे पर वो औंधे मुंह गिरे। फिर दूसरा मसला आया हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग पे खूब शोर हुआ, जेपीसी की मांग हुई, लेकिन उसमें तो शरद पवार ने ही सबकी हवा निकाल दी। लेकिन फिर भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट आई उसमें अडानी को एक तरीके से क्लीन चिट मिली। प्रारंभिक रिपोर्ट जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। फिर यह पता चलता है कि ईडी ने कुछ छानबीन की है और उस छानबीन में कोई 16 ऐसी कंपनियों या फर्मों के बारे में जानकारी मिली है जो अडानी के शेयर गिरने से मुनाफा कमा रहे थे। तब यह लगा पूरे इकोसिस्टम को कि अब तो लगता है मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब तक रिपोर्ट आ गई ओसीसीआरपी की और फिर उसके जरिए जो है अडानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरा जाने लगा और कोशिश यही हुई किसी तरह से भ्रष्टाचार का दाग लगाया जाए। लेकिन देखिए, यहां भी मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि जो अभियानी बने हुए हैं, आप देखिए यहां एक और रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई है। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इकोसिस्टम ने उस पर सन्नाटा मारे रखा है। क्यों? क्योंकि उससे आप नरेंद्र मोदी को नहीं घेर सकते हैं। अगर आप उस पर बात करेंगे तो कांग्रेस इकोसिस्टम गिर जाएगा, तो उस पर खामोशी रही। फिर बात यह आई कि डीआरआई की एक रिपोर्ट आई थी और जून 2014 में उस पर खबर हुई, रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बड़ी चीज यह है कि डीआरआई ने जो कुछ कहा वो 2014 जून में कहा और उसके पहले सरकार किसकी थी? यूपीए की। तो यूपीए की सरकार सो रही थी अगर अडानी समूह इस तरह का कोई काम कर रहा था। तो यहां इनको लगा कि नहीं, मामला जो है अब ठीक नहीं बन रहा है। ये तमाम चीजें चल ही रही थी कि ये हुआ कि न साहब 370 पर ही नरेंद्र मोदी को औंधे मुंह गिराया जाए और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए 2024 का अपना जो एक सपना है उसे पूरा किया जाए और किसी तरह से प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन यहां एक चूक हो गई। वो हुआ ये कि कश्मीरी पंडितों ने एक मसला लाकर रख दिया कि जो सबसे भारी पिटिशनर है वो तो पाकिस्तान समर्थक है। अब लीजिए, यहां भी मामला इनका गड़बड़ हो गया और उस पर
भारत सरकार के वकील ने कहा कि नहीं, ये मामला तो गड़बड़ और बहुत गड़बड़ है, क्योंकि जो पाकिस्तान समर्थक है वो 370 को चुनौती दे रहा है, तो जाहिर तौर पर उसे ये आकर संविधान पीठ के सामने कहना पड़ेगा कि उसकी जो सदाशयता है वो किसकी तरफ है। अब ये जो मामला है, इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो एक कवायद शुरू हुई, उस पर एक तरह से कहें कि ग्रहण लग गया। फिर क्या हुआ कि अच्छा चलिए, अब वहां कुछ नहीं दिख रहा है तो गठबंधन वगैरह बनाकर इनको घेरा जाता है। तो साहब गठबंधन बना, बेंगलोर में वो आकार में आ गया, उसका नाम ही पड़ गया इंडी। अब इंडी तो आकार में आया, पर समस्या ये हो गई कि सीटें भी बढ़नी चाहिए कि भाई 450 सीटों पर अगर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना है तो ये जो 28 दल हैं इनके बीच में सीट शेयरिंग भी होनी चाहिए, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अब यहां मामला फंस गया कि साहब उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस की अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, वहां वो कैसे कहेगी अखिलेश यादव से कि यहां हमको 40 सीटों पर लड़ना है, और अगर वो कहेगी तो क्या अखिलेश यादव दे देंगे। पश्चिम बंगाल में कैसे ये लड़ेंगे एक साथ, और पश्चिम बंगाल के साथ आप केरल ले लीजिए, केरल में कांग्रेस वाम के खिलाफ लड़ेगी और पश्चिम बंगाल में वाम टीएमसी के खिलाफ लड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एका वाला मसला बनता नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसी बीच जो है नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का मामला लाकर सामने रख दिया, कमेटी वगैरह बना दी। अब इसने जो है जो क्षेत्रीय दल हैं उनको और डरा दिया कि अब हम ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले मसले में फंसे या अपनी जमीन बचाएं। अब वहां उनके लिए प्रायोरिटी अपनी पार्टी का राजनीतिक आधार बचाने की हो गई। वो इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र मोदी के उद्भव ने ये तमाम जो मंडल की राजनीति करते रहे उन सब की जमीन खिसका दी, और दूसरा एक जो वीटो था मुस्लिम वोटों पर, उस वीटो के परसेप्शन को भी खत्म कर दिया। तो अब इन लोगों की हालत और खराब हो गई कि साहब नरेंद्र मोदी ने तो पूरा राजनीतिक भूगोल ही बदल दिया है चुनाव का। 2014 से यही दिखाई दे रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2014 के पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो चलिए ठीक है यहां सरकार रही, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो आप देखिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। कभी कल्पना नहीं की होगी भाजपा ने कि वहां वो लोकसभा में 42 सीटें पाएंगे और अपने दम पर और अपनी टर्म्स पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। स्वाभाविक है ये नरेंद्र मोदी का चमत्कार है। तो दरअसल नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी भूगोल को बदला और जातीय समीकरण को पूरा उलट फेर दिया, उसने पूरे क्षेत्रीय जो दल हैं सभी उनको परेशान कर दिया है कि अब ये इंडी में फंसे कि अपनी अपनी जमीन बचाएं। और कांग्रेस का क्या बचा है? कांग्रेस का तो नॉर्थ में कुछ है भी नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल को छोड़ दीजिए तो इनकी तो कहीं जमीन ही नहीं है। और बड़ी चीज यह है उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इनका नाम लेवा कोई नहीं। भाई यहां लड़े थे अभी 22 का चुनाव, क्या हाल रहा। तो जो गठबंधन इसलिए आकार में आया कि मिलजुल कर हम कुछ कर लेंगे, उस गठबंधन में वन नेशन वन इलेक्शन ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तीसरा, दक्षिण में इन लोगों ने सोचा कि 130 सीटें हैं और यहां भाजपा को कुछ है नहीं, सो यहां जो है पूरा इसे मथा जाता है। और इसीलिए एक तरीके से कहा जाए कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, क्योंकि फोकस दक्षिण है।
लेकिन उस दक्षिण के फोकस में नरेंद्र मोदी ने फिर बड़ा भारी खेल कर दिया। और वो खेल ये रहा कि जिस दक्षिण में ये मानकर चल रहे थे और चल रहे हैं कि 130 में से ये इनका गठबंधन 100 सीटें लेकर जाएगा, उस 130 में 60 में तो भाजपा ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। अभी देखिए कर्नाटक में ये सब जान रहे हैं कि यहां विधानसभा चुनाव से अलग लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम वर्स्ट कंडीशन भी माने तो यहां भाजपा 18 से 20 सीटें पाने जा रही है। और फिर आप आ जाइए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 42 सीटें यहां से आती हैं। और इन 42 सीटों में क्या कांग्रेस 42 सीटें लाने जा रही है? ये आप उस तेलंगाना में, जिस तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान बाईपोल होता है और उस बाईपोल में जो सीट कांग्रेस जीत चुकी थी उस सीट पे वो तीसरे नंबर पे आ जाती है। उस तेलंगाना से 17 में से 10 सीटें पाएंगे। और आंध्र प्रदेश जहां टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के अलावा कोई बचा नहीं है, वहां कांग्रेस 25 में से 15 सीटें जीत लेगी। जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई चमत्कार वहां होने नहीं जा रहा है। और तमिलनाडु में तो जिस तरह से अन्नामलाई काम कर रहे हैं वो डीएमके को परेशान कर रहा है। उनका काम करने का तरीका, चूंकि मामला यहां 2024 का नहीं है, नरेंद्र मोदी तो 2047 की तैयारी में। तो ऐसी परिस्थिति में डीएमके को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। और यह बात पिछले 1-1.5 साल से साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जब से खुद स्टालिन जो है वो द्रविडियन मूवमेंट की बात करना शुरू किया है। और ये द्रविडियन मूवमेंट की बात नाहक नहीं हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि दक्षिण में भाजपा बड़े तेजी से पेनिट्रेट कर रही है। और उस पेनिट्रेशन में ज्ञान व्यापी और काशी कॉरिडोर की बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वहां पर शैव समाज का, शैव संप्रदाय का बड़ा प्रभाव है। कर्नाटक ही नहीं, तमिलनाडु में भी बड़ा प्रभाव है। तो ये जो चीजें हैं ये परेशान कर रही है डीएमके को। और ये परेशानी ही है जो उनको सनातन पर हमला करने के लिए मजबूर कर रही है। और ये मजबूरी बताती है कि किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन जो है वो आ गया है इंडी के भीतर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माने कोर्ट के सहारे वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, गठबंधन बनाया तो उसमें भी सिर्फ उडोवल शुरू हो गई, और दक्षिण में घेरने की योजना बनी तो वहां भी मामला औंधे मुंह गिर पड़ा। इसीलिए ये जो बयान आ रहा है सनातन को लेकर, फिर वो चाहे चिदंबरम के सपुत्र दे रहे हो या स्टालिन के सपुत्र, ये बयान यही बताता है कि अब फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। और इंडी गठबंधन ये जान चुका है कि नरेंद्र मोदी को रोक पाना 2024 में अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब इस तरह के बयान आएंगे और ये बयान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2024 में 350 का जो आंकड़ा भाजपा लेकर चल रही है उसके लिए पहुंचना बहुत कठिन नहीं होने जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।